Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. Today we will discuss about joking relationship, अनुनमिता, माध्यमिक संबोधन और पितृश्रेय। बिना समय गवाए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। परिहास, परिहास और परिहार प्रथा के एकदम विपरीत है। जहाँ परिहार प्रथा कुछ नातेदारों के बीच अंतःक्रिया को टालती है और उन्हें एक से दूर ले जाती है, वहाँ परिहास प्रथा नातेदारों के एक दूसरे के नज़दीक लाती है और मानती है कुछ नातेदारों के बीच घनिष्ठता और हंसी मजाक अपेक्षित है। देवर भाभी, जीजा साली, साला के बीच हंसी मजाक करने की प्रथाएं और व्यवहार प्रणाली कई समाजों में प्रचलित है। परस्पर गाली देना, खिल्ली उड़ाना, मजाक करने के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर इस संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहास संबंधों को स्वजनों के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार का प्रतीक माना है, जिसका प्रदर्शन शत्रुतापूर्ण व्यवहार से भी किया जाता है। अगला है अनुनामिता या माध्यमिक संबोधन। जब दो नातेदारों के बीच, ये सारा टॉपिक मैं नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। जब दो नातेदारों के बीच नाम से पुकारना वर्जित हो और संबोधन के लिए किसी माध्यम का उपयोग किया जाता है, तो यह व्यवहार अनुनामित की रीति में आता है। भारतीय समाज में स्त्री अपने पति को अधिकांशतः नाम लेकर नहीं पुकारती, बल्कि अपने लड़के या लड़की के नाम के माध्यम से संबोधित करती है। इस प्रथा के पीछे टायलर ने मातृ प्रधान परिवार को माना, जिसके अंतर्गत परिवार में दामाद को परिवार के अन्य सदस्यों जैसी प्राथमिकता या महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि संतान का नाम उसके साथ जोड़कर उसके संबंध को गौण रूप में स्वीकार किया जाता है। नाउ मातुले, यह संबंध मातृसत्तात्मक समाजों में पाया जाता है। विवाह के बाद दंपति पति की माँ के भाई के घर जाकर रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकार और नियंत्रण मामा का रहता है। माँ तथा मामा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है और पिता की स्थिति गौण होती है। व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पिता से भी अधिक सम्मान अपने मामा का करे। उदाहरण खासी और टोडा जनजाति में। पितृश्रेय, ये संबंध मातुले के ठीक विपरीत है। मातुले में पति के भाई को महत्व दिया जाता था, जबकि पितृश्रेय में पति की बहन को महत्व दिया जाता है। वहीं अपने भाई के बच्चों का लालन पोषण, नियंत्रण और विवाह आदि की जिम्मेदारी संभालती थी। मेलेनोशिया की कुछ जनजातियां और भारत की टोडा जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है। चैपल और कून का विचार है कि पितृश्रेय रीति उन संबंधों में पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखने के लिए, जहां विवाह के बाद उस अंतःक्रिया के समाप्त अथवा शिथिल हो जाने की संभावना रहती है। सहप्रवासिता या सहकष्टी, इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। इस प्रथा का प्रचलन भारत में खासी और टोडा जनजाति में और भारत के बाहर कुछ आदिम जातियों में है। प्रथा के अनुसार बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के पति को भी उन सभी प्रकार के कष्टों से प्रसव के दौरान उसकी पत्नी गुजरती है और अनुभव करती है। प्रसव के पति को भी वही भोजन दिया जाता है जो प्रसवा को दिया जाता है। उसे भी उसी कमरे में रखा जाता है जिसमें कि प्रसवा प्रसव के बाद कुछ समय के लिए रखी जाती है। उसे भी उतनी ही अस्पृश्य माना जाता है जितना कि बच्चे को जन्म देने वाली को। बच्चे के जन्म के समय होने वाले दर्द से प्रसवा जिस तरह चीखती चिल्लाती है, उसके पति को भी उसी तरह चीखना चिल्लाना पड़ता है। प्रसवा के बाद जिन नियमों का पालन प्रसवा करती है, ठीक उन्हीं नियमों का पालन प्रसवा का पति भी करता है। मेलनोवस्की ने इस प्रथा को वैवाहिक जीवन के संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाली और पैतृक प्रेम प्राप्त करने वाली एक सामाजिक क्रिया माना है, जबकि कुछ मानव शास्त्रियों ने इसे पति द्वारा पत्नी के प्रति प्रेम प्रकट करने के साथ साथ संवेदना व्यक्त कर
पत्नी के कष्टों में सहभागिता दिखाने और उसके कष्टों को हल्का करने का प्रयास माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने माता पिता पर प्रतिबंध लगाकर उसकी जादू टोने से रक्षा का प्रयास माना है। आवास नियम और वंशानुक्रम, रेजिडेंस एंड डिसेंट। विवाह के पश्चात विवाहित जोड़ा जहाँ कभी भी जिस समय नियम द्वारा प्रवास करता है उसे आवास नियम कहते हैं। परिवार में सदस्य संख्या, व्यवसाय, संपत्ति बंटवारा, स्त्री पुरुष की स्थिति आदि सभी के अनुसार ही आवास के नियम बनते हैं। जी.पी. मुर्डॉक ने 6 प्रकार के आवास बताए हैं। पितृस्थानीय, जब विवाहित जोड़ा लड़के के पिता के यहाँ रहता है और इसे पितृस्थानीय आवास कहते हैं। मातृस्थानीय, इस प्रकार के आवास में विवाहित जोड़ा लड़की की माता के साथ रहता है। मातृपितृ स्थानीय, इसमें दंपति पहले वधू के माता पिता के यहाँ फिर वर के माता पिता के पास रहते हैं। 9 स्थानीय, इसमें विवाहित जोड़ा नया घर बनाकर रहता है। मातुल्य या मामा स्थानीय, इसमें 9 दंपति वधू की माता के भाई के साथ रहते हैं। द्विस्थानीय, इसमें विवाहित जोड़ों को माता या पिता किसी के पास रहने की छूट होती है। वंशानुक्रम की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिसेंट। एक पक्षी वंशानुक्रम, इसमें वंशानुक्रम की गणना केवल एक ही पक्ष माता या पिता की ओर से की जाती है। द्विपक्षीय वंशानुक्रम, यह वंश का निर्धारण जब एक पक्ष के बजाय दोनों पक्षों से किया जाता है, इसे द्विपक्षीय वंशानुक्रम कहते हैं। पितृवंशी वंशानुक्रम, इसका निर्धारण पिता पक्ष की ओर से किया जाता है। इस वंश के सभी बंधुओं को पितृबंधु कहते हैं। मातृवंशी वंशानुक्रम, इसके वंशक्रम माता की ओर से निर्धारित किया जाता है। इस वंश के सभी संबंधी बंधु सहोदर बंधु कहलाते हैं। संदिग्ध पक्षी वंशानुक्रम, इसमें वंशानुक्रम किसी भी पक्ष माता या पिता से निर्धारित होना निश्चित नहीं होता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ये नया यूनिट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ BA सोशोलॉजी के तहत। स्वतंत्रता संग्राम के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों के सम्मान और उत्थान की लड़ाई लड़ी, विशेषकर ख्याति पाई और ब्रिटिश शासन द्वारा भी अछूतों को सांप्रदायिक पंचायत द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इस पंचायत को अस्वीकार किया क्योंकि मुसलमान भी यह मांग कर रहे थे, जिससे सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न होता है। अतः गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। अंततः पूना समझौता द्वारा पंचायत वापस ले लिया और गांधी जी ने कहा कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था द्वारा ही हरिजनों के उत्थान हेतु कार्य किए जाएंगे। अनुसूचित जाति की समस्याएं, निर्योग्यताएं या समस्याएं। निर्योग्यता क्या होता है? किसी समूह, वर्ग आदि को अधिकारों या सुविधाओं आदि को प्राप्त करने के अयोग्य मान लेना ही निर्योग्यता है। ये निर्योग्यताएं अनुसूचित जातियों के आगे बढ़ने के अवसरों और व्यक्तित्व के विकास में बाधक रही, जो अंततः इसके लिए अभिशाप या समस्या सिद्ध हुई। धार्मिक निर्योग्यताएं, मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध, अस्पृश्यों, दलितों को अपवित्र मानकर इन्हें वेद आदि धर्म ग्रंथों में प्रवेश व उपयोग की निर्योग्यताएं लाद दी गईं। धार्मिक संस्कारों के संपादन पर प्रतिबंध, इन्हें जन्मजात शुद्धिकरण हेतु संस्कारों से वंचित कर दिया गया। धार्मिक सुख सुविधाओं पर प्रतिबंध, इन्हें समस्त धार्मिक सुविधाओं से वंचित किया गया। सवर्ण हिंदुओं को कहा जाता था कि वे धार्मिक जीवन से अस्पृश्यों को अलग रखें। मनुस्मृति के अनुसार अस्पृश्यों को किसी प्रकार की राय नहीं दी जाए, न ही इन्हें भोजन का शेष दिया जाए। इस प्रकार अस्पृश्यों को भोजन, कीर्तन, भजन कीर्तन, प्रार्थना, उपवास, भागवत कथा, यज्ञ, श्राद्ध आदि समस्त धार्मिक कर्मकांडों से वंचित किया गया था। सामाजिक निर्योग्यताएं, सामाजिक संपर्क पर प्रतिबंध, अस्पृश्यों को सवर्ण हिंदुओं से संपर्क, खान पान, सम्मेलन, उत्सवों आदि से वंचित किया गया। इनकी छाया तक को अपवित्र मानकर सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से मना किया गया था। अस्पृश्यों या चांडालों को सड़कों पर चलने से भी मनाही थी।
सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध, अस्पृश्यों को सवर्ण हिंदुओं से कुओं से पानी, स्कूलों के छात्रावास, पीतल कांस्य के बर्तन, वस्त्र आभूषण आदि के उपयोग प्रतिबंधित थे। धोबी इनके कपड़े नहीं धोते थे, नाई बाल नहीं काटते थे, दुकानदार भोजन नहीं देते थे, कहार पानी पिलाते थे तथा इनके निवास स्थान गांव के बाहर होते थे। शिक्षा मनोरंजनात्मक प्रतिबंध, इन्हें शिक्षा से वंचित किया गया। परिणामतः जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा निरक्षर रह गया। इन्हें गांव की चौपाल, मेले, उत्सव, हाट बाजार आदि में होने वाले मनोरंजनों से भी वंचित किया गया। अस्पृश्य एक पृथक इकाई या समाज के रूप में। डॉक्टर के.एम. पडिक्कर के अनुसार जाति व्यवस्था जब अपनी यौनावस्था में थी, उसी समय इस पंचम वर्ण यानी अस्पृश्यों की स्थिति कई मायने में दासता से भी खराब थी। दास कम से कम एक स्वामी के अधीन होता था तथा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन अस्पृश्यों के परिवार पर पूरे गांव की दासता का भार होता था। अस्पृश्यों के भीतर भी संस्तरण। आश्चर्य की बात है कि अस्पृश्यों में भी संस्तरण अर्थात ऊंच नीच की भावना पाई जाती थी। ये 300 से अधिक उच्च और निम्न समूहों में विभाजित थे। के.एम. पडिक्कर के अनुसार विचित्र बात यह है कि स्वयं अछूतों के भीतर एक पृथक जाति के समान संगठन था। सवर्ण हिंदुओं के समान उपजातियों के रूप में उच्चता और निम्नता का संस्तरण था, जो एक दूसरे से श्रेष्ठ होने का दावा करती थी। राजनीतिक निर्योग्यताएं। राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यों को समस्त अधिकारों से वंचित किया गया। शासन संबंधी सभी कार्यों में सुझाव देने, हस्तक्षेप करने, सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी आदि से वंचित किया गया। दलितों की कोई भी पीट सकता था, अपमानित कर सकता था। सामान्य अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था और उन्हें सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। मनुस्मृति के अनुसार निम्न वर्ग शूद्र या अस्पृश्य का मनुष्य जिस अंग से उच्च वर्ग के मनुष्यों को चोट पहुंचाए, उसका वह अंग ही काट डाला जाएगा। आर्थिक निर्योग्यताएं। आर्थिक क्षेत्र में अस्पृश्यों को वे सभी कार्य सौंपे गए जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा नहीं किए जाते थे। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि इन्हें मजबूरन सवर्णों के झूठे भोजन, फटे पुराने वस्त्र और त्यागी हुई वस्तुओं से ही जीवन यापन करना पड़ता था। कुछ आर्थिक निर्योग्यताएं निम्नलिखित हैं। संपत्ति संबंधी निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों को भूमि अधिकार, धन संग्रह की आज्ञा नहीं थी। मनुस्मृति के अनुसार अस्पृश्य व्यक्ति को धन संचय कदापि नहीं करना चाहिए, चाहे वह ऐसा करने में समर्थ ही क्यों न हो, क्योंकि धन संचय करने वाला शूद्र ब्राह्मणों को पीड़ा पहुंचाता है। व्यावसायिक निर्योग्यताएं। अस्पृश्यों को खेती, व्यापार, नौकरी आदि प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इन्हें मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं उठाने, चमड़े की वस्तुएं बनाने जैसे कार्य सौंपे गए। ये भूमिहीन श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे। पर्याप्त मात्रा में भोजन की सुविधा का अभाव या आर्थिक शोषण। अस्पृश्यों को घृणित से घृणित कार्य के बदले इतना भी नहीं मिलता था कि वे भरपेट भोजन प्राप्त कर सकें। उन्हें झूठा भोजन, त्याज्य वस्तुएं, फटे पुराने वस्त्र दिए जाते थे। धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया। ऐसा नहीं करने पर अगला जीवन भी निम्न कोटि का होगा। अनुसूचित जातियों में सामाजिक गतिशीलता। हरिजनों या अनुसूचित जातियों में ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की संभावना 2 प्रक्रियाओं द्वारा संभव है। सामूहिक गतिशीलता द्वारा, अंतर्जातीय और अंतर्जातीय प्रतियोगिता द्वारा। अनुसूचित जातियों में उच्च जातियों की तरह ही प्रवसन, परिस्थिति, अंतःक्रिया के प्रतिमान, आकांक्षाओं के स्तर, परिवार प्रतिमान, स्त्रियों के रोजगार प्रतिमान और अन्य सरकारी नीतियों की जानकारी में परिवर्तन आए। जो हरिजन अभिजन के स्तर पर आ गए वे नगरों में पलायन कर रहे हैं और कुछ संस्कृतिकरण अर्थात उच्च जाति के जीवन तरीकों का अनुकरण करके सामाजिक परिवर्तन की कड़ी में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। भारतीय संविधान में 212 जनजातियों का उल्लेख किया गया है, जबकि एक अनुमान के अनुसार संपूर्ण भारत में लगभग 500 से भी अधिक जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें आदिम जातियां, आदिवासी, पर्वतीय, वन्य जातियां और पिछड़े हिंदू आदि नामों से भी जाना जाता है। संविधान में इन जनजातियों का उल्लेख होने के कारण ही इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जनजातीय समाज की विशेषताएं। नाम परिचय।
प्रत्येक जनजाति का एक विशेष नाम होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। भौगोलिक पृथकता, आर्थिक और राजनीतिक स्वायत्तता, बंद समाज, इसमें बाहरी आदमी का सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं हो सकता। नातेदारी की समस्या, शक्ति उपयोग, जनजाति व्यक्ति अपने अधिकारों की शक्ति द्वारा ही सुरक्षित रखता है। सामाजिक समानता, यहाँ सामाजिक स्तरीकरण नहीं के बराबर पाया जाता है। उत्पादनों के साधनों पर समान अधिकार, विशिष्ट संस्कृति एवं लिपि विहीनता, गोपनीय धर्म और जादू, स्थिरता, इसमें परिवर्तनशीलता प्रायः नहीं होती। अंतर्विवाही परिवारों का एक समूह और एक ही पूर्वज, 14 विशेषताएं हैं। अब अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं। दुर्गम निवास स्थान, लगभग सभी जनजातियां पहाड़ों, जंगलों, दलदली क्षेत्रों, ऐसे स्थानों पर निवास करती हैं जो साधारणतया दुर्गम हो, जिसके मुख्य समाज के साथ संपर्क नहीं हो पाया, और ये लोग शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में पीछे रह गए। आधुनिकीकरण नहीं हो पाया और जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण बन गया। एकीकरण की समस्या, भारतीय आदिवासियों में आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि भिन्नता पाई जाती है जो मुख्य समाज से भी भिन्न है। अतः ये मुख्य समाज से कट गए। इनकी अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, अंधविश्वास, शोषण आदि समस्याओं से मुक्ति हेतु भारतीय समाज के साथ एकीकरण जरूरी है। सांस्कृतिक संपर्क की समस्या, भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम स्थानों में निवास के कारण मुख्य संस्कृति और आधुनिक समाज के संपर्क नहीं हो पाया और वर्तमान प्रगति की दौड़ में पीछे रह गई ईसाई मिशनरियों ने इसका फ़ायदा उठाया और धर्म प्रसार किया। आर्थिक समस्याएं, नवीन सरकारी नीति और सांस्कृतिक संपर्क के कारण इन्हें परंपरागत व्यवसाय और खेती को छोड़ना पड़ा, मूल निवास त्यागना पड़ा और ये लोग मजबूरन चाय बागानों, खानों, फैक्ट्रियों आदि में कार्य करते लग गए। व्यापारियों, ठेकेदारों, बिचौलियों से इनका आर्थिक शोषण किया। वस्तु विनिमय प्रथा कमजोर या समाप्त हो गई है। आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, राज्य और आधुनिक समाज के संपर्क के कारण जनजातियों में अनेक सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशावृत्ति, दिखावा, कन्यावध आदि। युवा गृह जैसे मनोरंजनात्मक और शैक्षिक संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। शैक्षिक समस्याएं, आदिवासी अज्ञानता और अंधविश्वास से घिरे हुए हैं, वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, जिसके कारण ये लोग अनेक कुरीतियों के शिकार हैं। जो आदिवासी लोग अत्याधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं वे आदिवासी संस्कृति से दूर हो जाते हैं और मूल संस्कृति को हीन दृष्टि से देखते हैं। ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा के नाम पर धर्म प्रचार किया। राजनीतिक समस्याएं, स्वतंत्र भारत में संविधान के समस्त भारतीयों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। आदिवासियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया वंशानुगत होता था, जिसमें नातेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्तमान राजनीति के प्रति जागरूकता के कारण ये लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने लगे, जिससे भूस्वामियों, प्रशासकों और गैर जनजाति समाज के साथ इनके संबंध तनावपूर्ण होने लगे। यहाँ तक कि स्वायत्तता की मांग उठने लगी। स्वास्थ्य मूलक समस्याएं, अधिकांश जनजातियाँ जंगलों, पहाड़ों, तराई क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ अनेक बीमारियाँ पाई जाती हैं, जैसे मलेरिया, पीलिया, चेचक, अपच, रोहे, गुप्तांगों की बीमारियाँ आदि। आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में ये लोग झाड़ फूँक, जादू टोना, जड़ी बूटियाँ आदि का प्रयोग करते हैं, जो हानिकारक साबित होते हैं। असंतुलित और पोषणहीन भोजन के कारण इनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। कार्य क्षमता में कमी आ रही है। सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांतीय आदिवासियों की समस्याएं कुछ भिन्न प्रकार की हैं। यहाँ चीन, पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश ने आदिवासियों में विद्रोह की भावना को भड़काया है, उन्हें हथियार भी उपलब्ध करवाया है, विद्रोही आदिवासी नेताओं को शरण प्रदान की। सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना, जनजातीय आयुक्त ने 1967-68 में अपने प्रतिवेदन में बताया कि इनकी एक समस्या सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना है। देश की जनजाति गरीबी, पिछड़ी और उपेक्षित है, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो अपेक्षाकृत अधिक गरीब, पिछड़ी और उपेक्षित हैं। इनकी उन्नति, प्रगति, विकास के लिए विशेष प्रयास व कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाएं और विधान। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।
कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कामटेरिया का नित्य नियमित वीडियोस अपलोड होते हैं, इसको देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें। कामटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।